हम लोगों ने बचपन में एक बुक पढ़ी है जिसका नाम होता है सोशल स्टडीज़। पाकिस्तान में ये किताब क्लास 5 से क्लास 12 तक पढ़ाई जाती है और मुझे उम्मीद है कि इतना ही अरसा तकरीबन ये इंडिया में भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इसका एक रेप्लिकेट बुक होती है जिसका नाम होता है पाक स्टडीज़ यानी या कि पाकिस्तान स्टडीज़। अब इन बुक्स का मकसद क्या होता है? इन बुक्स का मकसद ये होता है कि जिस कंट्री में लिखी जाए उस कंट्री को ये ब्यूटीफाई करें जहाँ तक हो सके। पाकिस्तान में जो किताब लिखी गई है पाक स्टडीज़ की या सोशल स्टडीज़ की जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर लिखा होता है कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, किस तरह स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान आगे निकल गया, किस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है, किस तरह पाकिस्तान 3 जंगें जीता इंडिया से, 1965 की, 71 की और 1999 की, और किस तरह बांग्लादेश में कुछ गद्दार लोगों ने वो मुल्क ही हमसे अलग करवा दिया। लेकिन क्या ये सब कुछ रियलिटी है? तो ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी बहुत स्लोली इंसान को समझ आती है और ये इजीली समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी सियासत का आगाज़ तकरीबन उस सोशल स्टडी की बुक से ही किया होता है और हमारे जहन के अंदर वो चीज़ें मजबूती के साथ बैठी होती हैं। 2018 के अंदर मैं चाइना गया और मेरे साथ मेरे बहुत से इंडियन दोस्त भी बन गए वहाँ पे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हर एक साल के बाद मेरी करेंसी डाउन हो रही थी और मुझे जो RMB था, जो चाइना की करेंसी है, वो महंगी मिल रही थी। यानी कि जब मैं 2018 में चाइना गया तो मुझे 17 रुपये में एक RMB मिल रहा था, इंडियंस को 10 रुपये में मिल रहा था। 5 साल के बाद मुझे 40 रुपये में मिलना शुरू हो गया, जबकि इंडियन को वही तकरीबन 11 रुपये में मिल रहा था। यानी कि हर साल के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले में डाउन हो रहा था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इकॉनमी में इंडिया हमसे आगे जा रहा है। फिर उसके बाद एक और मैंने न्यूज़ पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया विज़िट किया और उसका बहुत धूमधाम से रिसेप्शन हुई और वो बड़ी खुशी से इंडिया गया। मैंने कहा ओके, अब वो पाकिस्तान भी जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान पूरी तारीख हिस्ट्री के अंदर जो हमने अपनी सोशल स्टडीज़ में पढ़ी थी उसमें तो यही था कि इंडिया रशिया का दोस्त है जबकि अमेरिका पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो पाकिस्तान विज़िट ही नहीं किया, जबकि 1959 से 2006 तक हर बार जब US प्रेसिडेंट ने विज़िट किया तो उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विज़िट करते थे। और वो पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि जो इंडिया था वो तो रशिया के साथ मिला हुआ था। तो और इंडिया की जो इकॉनमी थी वो भी इस तरह ओपन नहीं थी जिस तरह अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते थे, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के अंडर थी, जबकि जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन वो इतनी मजबूत ही नहीं थी। और शायद इसी वजह से इंडिया उस दौर के अंदर इतनी तरक्की भी नहीं कर सका था, क्योंकि उस दौर के अंदर पाकिस्तान इंडिया से वाकई आगे था। तो जो अमेरिकन थे वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि 1971 के अंदर जब उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मसले चलना शुरू हुए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, तब कई कंट्रीज़ ने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान पर नज़र रखें, लेकिन अमेरिका ने कहा मैं नज़र नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दौर का जो था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता था इंडिया को। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, उसने तो इंदिरा गांधी और इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की हैं, जो आप पढ़ भी सकते हैं, जो बाद में लीक भी हो गई। तो वो उस टाइम इंडिया को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देते थे, पाकिस्तान को देते थे। लेकिन अब रियलिटी डिफरेंट थी। मैंने पढ़ा कि बराक ओबामा ने भी इंडिया विज़िट की है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया विज़िट किया, फिर जो बाइडन जब आया तो उसने भी पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल तक नहीं की। हम तो कई अर्सा इंतजार करते रहे कि वाइस प्रेसिडेंट हमें कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कॉल भी नहीं की। वाशिंगटन में अमेरिकी सफारतखाने में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वजीर आजम को अमेरिकी सदर का फ़ोन न करना समझ से बालातर है। इवन कि उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि मुझे लगता है कि ये दुनिया में मोस्ट डेंजरस नेशन है, जबकि इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत खुशी से राय दी, अच्छी राय दी, और इंडियन के साथ वो बहुत अच्छे थे। मगर उनकी कॉल ना करने की वजह भी थी। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की इमदाद पे बैठा रहा। पाकिस्तान ने ख़ुद इतनी ज़्यादा तरक्की की भी नहीं थी सारे अरसे में। उसको लगता था कि अगर उस पर अटैक होगा तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, और अगर उसको पैसों की ज़रूरत होगी तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। और वही चीज़ पाकिस्तान के जिस्म के अंदर अब तक बैठी हुई है, जिसको हमेशा यही लगता है कि मेरे दोस्त मेरी मदद कर देंगे तो मुझे खुद तरक्की करने की क्या ज़रूरत है। आज भी पाकिस्तान सऊदी अरब, चाइना और इन कंट्रीज़ पे बैठा हुआ है। उस टाइम भी पाकिस्तान इन्हीं सारे कंट्रीज़ पे बैठा हुआ था कि ये मेरी मदद कर देंगे।
लेकिन जो ही अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, उन्होंने पाकिस्तान को कॉल तक नहीं की, विज़िट करना तो दूर की बात है। लेकिन इंडिया का जो ताल्लुक़ था रशिया से वो डिफरेंट था। इंडिया इस तमाम अरसे के अंदर ख़ुद भी तरक्की करता रहा। शुरू में तो उसकी इतनी तरक्की नहीं हुई क्योंकि जो उसकी इकॉनमी थी वो कैपिटलिस्ट नहीं थी इतनी ज़्यादा, बल्कि वो थोड़ी बहुत सोशलिस्ट टाइप थी कि हुकूमत के अपने कंट्रोल में सारी बड़ी इंडस्ट्रीज थी और सारे बड़े शोबे हुकूमत के कंट्रोल में थे। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ कि उससे हुकूमत की जो थे इंडस्ट्रीज़ और हुकूमत के जो सेक्टर्स थे वो इनफिल्ट्रेट कर गए पूरे कंट्री के अंदर। तो बाद में जब इकॉनमी कन्वर्ट हुई कैपिटलिज्म के अंदर, तकरीबन ओपन इकॉनमी के अंदर, तो उसका हुकूमत को ये फ़ायदा हुआ कि ऑलरेडी उसके सेक्टर्स मौजूद थे पूरे कंट्री के अंदर, उन्होंने अच्छी तरह इनफिल्ट्रेट कर चुके थे। तो इंडिया और जो रशिया का रिलेशनशिप था वो तो म्यूचुअली बेनिफिशियल था, दोनों को जब फ़ायदा होता था तो वो काम करते थे। पाकिस्तान और अमेरिका का इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गया था अमेरिका पे। आज तक ये कई कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। फिर एक और रियलिटी भी मेरे सामने ब्रेक हुई। जो ही पाकिस्तान के अंदर इस अरसे के अंदर सर्दियाँ आना शुरू होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं होती। सबको पता है कि 2009 के अंदर 2009 के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा ली थी, लेकिन अमेरिका ने बाद में सैंक्शन लगा दी ईरान पे कि आप ईरान से कुछ भी नहीं ख़रीद सकते, ना ही तेल ना ही गैस। लेकिन इंडिया, जिसने ईरान के साथ ना कोई गैस पाइपलाइन है, ना तेल के लिए कोई डायरेक्ट तेल आ सकता है क्योंकि बॉर्डर कनेक्ट नहीं है, इंडिया की अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी कि अमेरिका ने इंडिया को अलाउ कर दिया कि आप ईरान से ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान, जिसके पास गैस है ही नहीं, जिसके लोग रात को ठंड में सोते हैं, उसको अलाउ नहीं किया कि आप ईरान से गैस खरीदें, इंडिया को अलाउ कर। मैं इंडियन स्टूडेंट्स को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको अक्सर बताया करता था कि यार लंदन का जो मेयर है सदीक खान, वो तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं बल्कि बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो कुछ ही अर्से बाद एक और न्यू खबर आ गई। इंडियन ने मुझे आके बताया कि भाई यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन बन गया, ऋषि सुनाक, और उसके अलावा उनकी होम मिनिस्टर भी इंडियन बन गई है। मतलब यूके तो अब तकरीबन चला ही इंडियन रहे हैं। मैंने कहा लो जी, मतलब सिर्फ लंदन का मेयर था पाकिस्तानी, अब तो पूरा यूके तकरीबन इंडिया के हवाले हो गया, इंडियंस के हवाले हो गया। मैंने कहा सही है। मेरे जो इंडियन दोस्त है वो मुझे कहते हैं कि भाई ये जो आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो गूगल, इसका CEO भी इंडियन है। जो आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हो इसका CEO भी इंडियन है। IBM का CEO भी इंडियन है। जो आप ट्विटर चला रहे हो उसका भी CEO इंडियन है। अडोब फोटोशॉप जो आप यूज़ करते हो उसका भी CEO इंडियन है। तो मैंने कहा यार ये इंजीनियरिंग और IT के अंदर कितने ज़्यादा इंडियन है। तो उन्होंने मुझे ग्राफ शो किया 2007 का कि अमेरिका के अंदर 13% जो न्यू स्टार्टअप्स थे सिलिकॉन वैली के अंदर, उनके CEOs इंडियन थे। 13%, हालांकि इंडियंस की पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर 1% से भी कम थी और 13% स्टार्टअप्स के अंदर वो थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर एक और ग्राफ था जहाँ 26% जो थे बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन CEOs, 26% इंडियन थे, बाकी सब जो थे चाइना और बाकी कंट्रीज़ के वो बहुत नीचे थे। मैंने कहा मतलब IT के मैदान में तो इंडिया बहुत ही आगे निकल गया। और किसी भी कंट्री के बारे में अगर वो कंट्री तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंडियंस के लिए अच्छा है कि उनके इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है। इससे क्या होता है, उनकी जो पुअर पॉपुलेशन है वो भी ऊपर आएगी, मीडियम क्लास ज़्यादा होगी। और अच्छी बात है कि अगर लोग किसी कंट्री के खुश रहें, हम कुछ लोगों के बारे में तो कह सकते हैं कि ये बुरे हैं, लेकिन हम एज आ होल कंट्री किसी को बुरा नहीं कह सकते। और बंदे को उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। हम खुद अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारा अपना दिल करता है कि हमारा कंट्री तरक्की करे, यहाँ पे लोग खुश रहें और क्या होता है जो पॉवर्टी है वो कम हो, जो डेब्ट है वो ख़त्म हो, तो अच्छा ही सोचना चाहिए। तो इस सब अरसे के अंदर जो थी रियलिटी थी वो मुझे यूँ ही नज़र आई कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान से आगे था। पाकिस्तान से वो स्पेस रेस के अंदर बहुत आगे था। अब मिलिट्री के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। वही अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ हमेशा देता था, जो पाकिस्तान का F-16 भी नहीं बेच रहा था इतना, उसने इंडिया के अंदर अपना F-35 डिस्प्ले किया बेचने के लिए, जो उसके सबसे बेस्ट जहाज़ों में से एक है। लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को वो बेच सकता है। इंडिया का जो प्राइम था प्राइम डिप्लोमेसी का वो मैंने देखा 2022 के अंदर, जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई। यहाँ पर तो इंडिया ने 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ खेला और बहुत अच्छा खेला है। मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट प्ले था उसका। इससे आगे मज़ीद भी मुझे उम्मीद है मुझे देखने को मिलेंगे। अब रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने उसको सैंक्शन कर दिया, यूके ने, अमेरिका ने और कई कंट्रीज़ ने, कि रशिया अब अपना तेल नहीं बेच सकता उन कंट्रीज़ को। रशिया के तेल की प्राइस गिर गई
तो इंडिया ने ख़रीदना शुरू कर दिया, और इंडिया वाहिद कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा ख़रीदा। कंपैरेटिवली तो यूरोप अभी भी ज़्यादा ख़रीदा, क्योंकि यूरोप ने सिर्फ आधा किया, कंप्लीट बैन नहीं किया पूरे 1 साल के बाद भी। इंडिया ने इतना नहीं ख़रीदा, लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री जिसने अपनी जो पहले ख़रीदता ही नहीं था रशिया से, या बहुत कम ख़रीदता था, उसने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया, 10 गुना ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया। अब फिर इस तरह किया इंडिया ने कि इंडिया को शुरू में तो अमेरिका ने भी मना किया, उसने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बुरे, लेकिन इंडिया ने फिर भी ख़रीदा। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया ने वही ऑयल रिफ़ाइन किया और अमेरिका भी बेचना शुरू हो गया, तकरीबन 89,000 गैलन पर डे, और तकरीबन 1,70,000 गैलन पर डे यूरोप के अंदर भी बेचना शुरू हो गया। जिन्होंने रशिया का तेल बैन किया, इंडिया रिफ़ाइन करके उनको बेचना शुरू हो गया। यानी कि सही क्लाइमैक्स था, उसने रशिया को भी फ़ायदा दिया, अपना भी फ़ायदा उठाया, और बाद में अमेरिका और उनको भी बेच दिया। प्राइम टाइम से पाकिस्तान बेचारे को तो रशिया ने तेल बेचा ही नहीं है। अभी भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को तेल मिल जाए, और उम्मीद है कि मिल जाएगा तेल। तो कई चीज़ें हैं जिसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें और इंडिया के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें जिनको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरी वीडियो उस बारे में नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ करूँ। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि किस तरह जब आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं और जब आप अपोजिट साइड के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक डिल्यूजन के अंदर डाल दिया जाता है, एक चीज़ फैंटेसी के अंदर डाल दिया जाता है कि हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आप जब पढ़ते हैं बाहर से भी, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो मैं सिर्फ इस बारे में वीडियो बनाना चाहता था। और ओके।